हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के एनसीईआरटी के सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, इस एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर हम 11th क्लास की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है वो डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली अगर हाँ स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस है वो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। चाहे आप बात करें प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनसीईआरटी की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक्स हमें डिटेल के अंदर रीड करनी चाहिए। तो इसी वजह से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म हमारा जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है फेडरलिज्म, जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर बेसिकली पहले एक्सप्लेन किया गया है फेडरलिज्म के बारे में। उसके बाद में एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली फेडरल कॉन्सेप्ट ऑफ जो गवर्नेंस है उसको क्यों एक्सेप्ट किया, तो उसके बारे में बात किया गया है। इसके बाद में इंडियन जो फेडरलिज्म है उसके अंदर काफ़ी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात की है। और जो स्पेशल प्रोविज़न जो जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू मिलता था उसके बारे में इसके अंदर बात की गई है। स्टूडेंट्स, 370 को तो हटा दिया गया है, 370 को रिमूव कर दिया गया है। जो स्पेशल पावर जम्मू एंड कश्मीर को मिला करती थी उसको तो बाइफरकेट कर दिया गया 2019 में। बट स्टिल हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें आर्टिकल 371 के थ्रू हैं, जिसके अंदर अगर हम बेसिकली बात करें गुजरात है, महाराष्ट्र हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, गोवा है, ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, सिक्किम भी है जिसके अंदर बेसिकली 371F जो प्रोविज़न है, 371 जो F है उसके थ्रू सिक्किम को स्पेशल पावर दी गई है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविज़न हैं, अभी भी कुछ स्टेट्स में हैं, तो बेसिकली उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करें कि इस एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटी की, तो इस एनसीईआरटी के अंदर अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर रीड किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या स्पेशल सेट ऑफ रूल्स क्यों होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उन सब के बारे में हमने चैप्टर 1 के अंदर रीड किया। चैप्टर 2 के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके से आया। फर्स्ट में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की, सेकंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात की, थर्ड चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स बेसिकली जो स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, किसी भी एक पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इन स्पेशल प्रोविजंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी एक पर्सनैलिटी का इसी तरीके से होता है क्योंकि लिबरल उसकी थिंकिंग हो, ब्रॉड उसका माइंड सेट हो, उस तरीके से। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, चैप्टर 4 के अंदर बेसिकली हमने एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 5 में लेजिस्लेचर और चैप्टर 6 के अंदर जुडिशरी, जो इम्पोर्टेंट 3 ऑर्गन हैं हमारे यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट के, जिसके अंदर जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे ओवरव्यू किया जाता है। कोई भी ऐसे जजमेंट्स अगर डिलीवर किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा किसी दूसरे की डोमेन के अंदर अगर इंटरफेयर भी किया जाता है तो जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे इंटरवेन किया जाता है। तो बेसिकली इन सब चैप्टर्स के बारे में, इन इम्पोर्टेंट जो पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फेडरलिज्म के बारे में कि ये जो संघवाद का जो बेसिकली हमने अडोप्ट किया है, ये क्यों अडोप्ट किया, इसके बिहाइंड में क्या सब रीजन है, तो उसके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे। स्टूडेंट, जैसे ही इंडिया की जो आज़ादी हुई थी हमारी, जो 15 अगस्त 1947 के समय में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिपेंडेंट होने के साथ ही हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी जो रियासतें हुआ करती थी। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट थे, उन 552 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स बताए करते हैं। वो सब प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे एक मिलके एक कंट्री बनाते हैं, और वो कंट्री बेसिकली यहाँ पे इंडिया की एक यूनियन है, वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस आती है इन प्रिंसली स्टेट्स के मर्ज होने के साथ ही। तो बेसिकली स्टूडेंट, जब ये प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे मर्ज होते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे बाउंड्री है वो डिसाइड की जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। किस तरीके से जो वहाँ पे पुराने जो प्रिंस हुआ करते थे, पुराने जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनको किस तरीके से यहाँ पे हमारे यूनियन के अंदर जोड़ने की कोशिश की गई, तो उन सब के बारे में यहाँ बेसिकली होल स्टोरी बताई गई है इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर यहाँ बताया गया है कि इस चैप्टर के अंदर हम फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। फेडरलिज्म में हम देखेंगे कि फेडरलिज्म बेसिकली है क्या।
इंडियन फेडरलिज्म के जो मेन प्रोविज़न हैं वो क्या क्या हैं, सेंटर और स्टेट के जो प्रेजेंट रिलेशन है जिसमें काफ़ी सारा जो कन्फ्लिक्ट है वो हमको देखने को मिलता है कि ओवर जो मैक्सिमम जो सेंट्रलाइजेशन की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम डिसीजन सेंटर के द्वारा लिए जा रहे हैं और सेंटर के द्वारा कभी कभी स्टेट के डोमेन लिस्ट के अंदर इंटरफेयर किया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न अवेलेबल हैं जिसके अंदर रोल ऑफ गवर्नर भी है, सेंटर स्टेट रिलेशन भी हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर जो स्पेशल प्रोविज़न कुछ स्टेट्स को यहाँ पे अवेलेबल हैं क्योंकि उनको हिस्टोरिकल फीचर हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का ओवरलाइन है कि कैसे यहाँ पे फेडरलिज्म है जो एग्जिस्टेंस में आया, कितनी सारी डाइवर्सिटी हुआ करती थी इंडिया के अंदर, काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से जोड़ा गया और जोड़ने के साथ ही एक यहाँ पे यूनियन क्रिएट होता है और यूनियन का नाम यहाँ पे दिया गया इंडिया, डेट इज भारत। उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स माना गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैप के बारे में बताया गया है। मैप आप देखिए कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय में कितने यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और प्रेजेंट समय में जो इंडिया का जो ये स्टेटस है वो किस तरीके से आया है, किस तरीके से ये मैप है वो क्रिएट हुआ है। बेसिकली स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा गया जिसमें हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं, हमारे उस समय में होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने किस तरीके से सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर ऐड किया। इसके साथ ही कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे, कुछ ऐसे रीजन्स भी हुआ करते थे जो इंडिया के अंदर नहीं जुड़ना चाहते थे, चाहे उन्हें पुलिस एक्शन के थ्रू अगर जोड़ने की कोशिश की गई हो, रेफरेंडम के थ्रू या जो डिफरेंट यहाँ पे टूल्स उनके पास अवेलेबल थे, उन सभी टूल्स के थ्रू उन्होंने उन सेक्शंस को, उन जो हिस्से हैं हमारे कंट्री के, उन सबको जोड़ने की कोशिश की गई। उस समय में हमारे जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे वल्लभ भाई पटेल सर के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल सर ने ही उस समय में सिविल सर्विस को स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया भी बोला था। सिविल सर्विस जो बेसिकली इंडिया को यूनाइटेड रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस समय में। अगर हम बात करें जो प्रेजेंटली जो अगर मैप है इंडिया का, जिसके अंदर जो स्टेट्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है, प्रिंसली स्टेट्स के मर्ज होने के साथ ही यहाँ पे एक स्टेट बना है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो स्टेट्स बने हैं, काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स के मर्ज होने से जो एक स्टेट की बॉडी यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसके बिहाइंड में काफ़ी सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे ही प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में ऐड हुए, इंडिया के अंदर एक मूवमेंट चलता है, उस मूवमेंट को नाम दिया गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर में आवाज़ जो है, भाषा जो है, भाषा के आधार के ऊपर आप यहाँ पे स्टेट्स का क्रिएशन कीजिए। अब ये डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होने लगी, काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर इंक्रीज हुई, तो डिफरेंट टाइप की जो कमेटी हैं वो बनाई गई, जिसके अंदर सबसे पहले एस के धर कमेटी आती है। एस के धर कमेटी क्रिएट की गई। उसके बाद में अगर हम बात करें जेवीपी कमेटी है, कांग्रेस की कमेटी थी। कांग्रेस उस समय में सबसे लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी, तो कांग्रेस ने अपनी ये कमेटी बनाई जेवीपी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, पट्टाभी सीतारामैया हैं। तो इस तरीके के 3 लीडर्स की लीडरशिप में एक कमेटी बनी। उस कमेटी के द्वारा भी बताया गया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के बेसिस पे अगर हम कंट्री के अंदर स्टेट्स का क्रिएशन करेंगे तो ये बेसिकली कंट्री को बाल्कनाइजेशन करना हुआ, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना हुआ और हम एक यूनाइटेड नहीं रह पाएंगे। फिर उसके बाद में एक कमेटी और बनाई जाती है जिसको फजल अली का नाम दिया गया। फजल अली ने भी बेसिकली यहाँ पे रिजेक्ट किया था 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि अगर हम हमारे कंट्री में विजिट करते हैं, सपोज कीजिए आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में अगर आप दिल्ली से विजिट करते हो तो राजस्थान में जब आप एंटर करोगे तो स्टार्टिंग में जो डायलेक्ट यूज किया जाता है, जो डायलेक्ट है वो बेसिकली काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ हरियाणा के साथ में टच होने की वजह से, सदर्न हरियाणा के साथ में टच होने की वजह से जो जयपुर, अलवर, इस एरिया के अंदर जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे ही आप सदर्न राजस्थान के अंदर जाओगे, जो हाड़ौती का रीजन आता है, जो कोटा है, कोटा और बूंदी, वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट है। मेवाड़ और मारवाड़ का जो रीजन है वहाँ की लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है, जो डायलेक्ट है जो काफ़ी डिफरेंट है। इसके अलावा हम बात करें जो शेखावटी का जो रीजन है, जिसके अंदर सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, ये सब एरियाज़ के अंदर जो डायलेक्ट जो यूज किया जाता है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो आप देखिए कि ऐसा हर एक स्टेट के अंदर है, चाहे आप हरियाणा के अंदर देख लीजिए, क्योंकि हरियाणा में कुछ एरियाज़ के अंदर पंजाबी बोली जाती है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे देशवाली डायलेक्ट को यूज किया जाता है, और सदर्न हरियाणा की अगर हम बात करें वहाँ पे अहीरवाटी जो डायलेक्ट है वो यूज किया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो डायलेक्ट्स हैं हम
हमको हर एक स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जो आगरा का जो रीजन है जहाँ पे ब्रज का जो टच आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज के अंदर, ब्रज बेसिकली एक रीजन है, तो उस तरीके का डायलेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जाओगे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप विजिट करते हो तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की जो डायलेक्ट है, जो लैंग्वेज है, वो काफ़ी डिफरेंट है। अवधी लैंग्वेज अलग है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो डायलेक्ट और लैंग्वेज हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर हम डायलेक्ट के बेसिस पे स्टेट्स का क्रिएशन करेंगे तो ये हमारा एक यूनियन को क्रिएट करने, एक यूनियन बनाने के अगेंस्ट में होगा। इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने हमारे कंट्री के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक कंट्री का क्रिएशन किया, तो वो हमारा एक सक्सेस स्टोरी है। हमारे जो फोर फादर्स हैं जिनके द्वारा हमारे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी किस तरीके से हमारी जो सभी पॉपुलेशन को, सभी सेक्शंस को उन्होंने यूनाइटेड किया, तो ये हमारे एक सक्सेस स्टोरी है। तो फजल अली के बाद में भी यहाँ पे वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद में देखिए कि फजल अली के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी उसको बोलते हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू समहाउ स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई, और वहाँ उस समय में 14 स्टेट हुआ करते थे। उस समय में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। और उसके बाद में इनमें जो चेंज है वो आना स्टार्ट होता है। जैसे बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट बनते हैं, बॉम्बे का ही रीनेम यहाँ पे महाराष्ट्र कर दिया जाता है। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बाद में सिक्किम ऐड होगा 1973 के समय में, 73-74 के थ्रू 10th शेड्यूल के थ्रू उसको ऐड किया जाएगा। बाद में उसको फुल फ्लैज का जो स्टेटस क्रिएट किया जाएगा 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसको ही स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 371F के थ्रू। स्पेशल प्रोविज़न ये है सिक्किम को कि वहाँ पे सिक्किम के अंदर अगर हम बात करें कि एक ही लोकसभा की सीट है, तो जितने भी लोग वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे बेसिकली वो सिक्किम से बिलोंग करने चाहिए। इस वजह से सिक्किम को ऐड किया गया था। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हुए इंडिया यहाँ पे यूनाइटेड बना है, और यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो क्रिएट हो पाए हैं। प्रेजेंटली 28 स्टेट हैं इंडिया के अंदर। और बेसिकली हम बात करें कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी संख्या आपको देखने को मिलती है, क्योंकि 29 स्टेट्स हो चुके थे, बट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जिस तरीके से बाइफरकेट किया गया है, जिस तरीके से अलग अलग उसको एक 2 यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की गई हैं, और दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करते हुए एक यूटी बना दिया गया है। तो ये बेसिकली कुछ स्टोरी है हमारे यहाँ पे जो फिजिकल, जो जोग्राफिकली जो चेंज आए हैं, जो ओरिजिनली जो स्टेट्स की जो बाउंड्री हुआ करती थी वो किस समहाउ चेंज हुई है। ऐसा ही 2000 के समय में भी हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, झारखंड और छत्तीसगढ़ का क्रिएशन हुआ यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश और बिहार से। तो इस तरीके से कुछ स्टेट्स का क्रिएशन कंटिन्यू यहाँ पे डिमांड होती है। एक हरित प्रदेश की डिमांड भी कंटिन्यू चलती रहती है कि हरित प्रदेश एक अलग से बनाया जाए। तो ऐसी काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ऐसे हमारा काफ़ी सारा बाल्कनाइजेशन था, और उसका यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलता है कि कैसे कुछ स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात निकल के आती है ये बेसिकली फेडरलिज्म होता क्या है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म के अंदर हमको देखने को मिलता है कि कुछ पावर सेंटर के पास होंगी, कुछ पावर स्टेट्स के पास होंगी। सेंटर और स्टेट्स बेसिकली यहाँ पे टू बेसिकली पावर हाउस होते हैं। एक सेंटर होता है, एक स्टेट होते हैं। इसी को बेसिकली एक फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट बोला गया है, संघवाद की एक बात की गई है। यूएसएसआर के अंदर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यूएसएसआर पहले यहाँ पे एक कंट्री हुआ करता था, बट टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने की वजह से उसके अंदर भी यहाँ पे ब्रोक होता है, उसके अंदर भी यहाँ पे अलग होता है उसका एक हिस्सा 1989 के समय में। और काफ़ी सारे जो छोटे छोटे कंट्री हैं जहाँ पे टू मच सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से उनकी जो पावर है, उनकी जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया, और डोमिनेशन वहाँ पे रशिया का देखने को मिलता था।
इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो, कल्चर हो, इन सभी के ऊपर में। तो प्रेजेंट समय में ऐसे काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो क्रिएट हुए। वहाँ पे रसिया का जिस तरीके से ब्रोक हुआ, वहाँ पे संघवाद के अंदर जो टूट हुई। तो ये बेसिकली एक फेडरलिज्म के अंदर एक लेसन है कि टू मच सेंट्रलाइजेशन अगर फेडरलिज्म के अंदर होगा तो वहाँ पे ब्रेक होना ज़रूरी है, ब्रेक वहाँ पे हो ही जाएगा। ऐसा ही हमको बेसिकली कनाडा के अंदर भी देखने को मिला, एक ब्रेक होने से रिलेटेड एक मूवमेंट है वो चला। और ऐसा ही आपको वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी देखने को मिला था। वेस्ट इंडीज़ के अंदर बेसिकली काफ़ी सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ ने मिलके एक वेस्ट इंडीज़ नाम का जो यूनियन है वो क्रिएट किया है, काफ़ी सारे आइलैंड्स ने मिलके। अगर हम इंडिया की बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर बेसिकली आपको काफ़ी सारी जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। मोर देन द 20 मेजर लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं। माइनर डायलेक्ट्स तो काफ़ी सारे हैं। मेजर यहाँ पे सभी के सभी रिलीजन यहाँ पे रहते हैं, सभी रिलीजन्स का होम है बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया। इसके साथ इंडिजीनियस पॉपुलेशन यहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर काफ़ी सारी संख्या है जो काफ़ी ज़्यादा है। जल्द ही हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होने वाले हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट निकाली जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक कंट्री हैं। तो फेडरलिज्म के अंदर बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंसिस्ट है या फिक्स प्रिंसिपल है कि वो ही यहाँ पे अप्लाइड होगा। फेडरलिज्म के अंदर बेसिकली आपको ऐसा प्रिंसिपल देखने को मिलता है कि उस सिचुएशन के साथ वहाँ पे चेंज होता है। क्योंकि आप देखें कि इंडियन फेडरलिज्म के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम नॉर्मल समय के अंदर हम फेडरलिज्म के अंदर फेडरलिज्म की तरह वर्क करती है हमारी गवर्नमेंट कि कुछ सेंटर के पास पावर है, कुछ स्टेट्स के पास में पावर है। स्टेट्स अपने टेरिटरी के अंदर उस पावर को शेयर करते हैं उन डोमेन के अंदर जो डोमेन उनको दी गई हैं। सेंटर बेसिकली यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया उसका जो और कुछ मेजर पावर जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री है, सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री है, तो इस तरीके के पावर से उनको डिफेंड करता है। तो ये हमको देखने को मिलता है। बट आप देखिए कि आर्टिकल 352 है, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है इंडिया में तो कम्प्लीटली हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी बन जाता है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, यूनिटरी। और यूनिटरी एक स्ट्रक्चर क्रिएट होने के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि ये हमारा एक फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है कि किस तरीके से बिना किसी अमेंडमेंट करते हुए एक फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी में क्रिएट होना। देश की जब डिमांड है, जब ज़रूरत है तो एक होने की यहाँ पे यूनिटरी यहाँ पे क्रिएट होता है। बेसिकली यहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में बात की गई है। फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म 2 सेट ऑफ पॉलिटिक्स है जिसके अंदर एक रीजनल लेवल पे डील की जाती है, एक नेशनल लेवल पे डील की जाती है। नेशनल लेवल पे जो डील करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के रूप से, जो स्टेट लेवल पे जो डील करेगी वो यहाँ पे देखने को मिलती है कि उनके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उन मैटर्स को डील किया जाता है। कुछ फेडरल कंट्री ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे 2 सिस्टम ऑफ पावर होने की वजह से वहाँ पे जो सिटीजनशिप भी 2 तरीके से हमको देखने को मिलती है, एक नेशनल सिटीजनशिप और एक स्टेट की सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगी। बट इंडिया यहाँ पे ऐसा कंट्री है, वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप हमने अडॉप्ट की है। हमने यहाँ पे कोई भी जो 2 सेट ऑफ सिटीजनशिप है या 2 सेट ऑफ आइडेंटिटी है जो हमने यहाँ पे नहीं अडॉप्ट की हमारे कंट्री के अंदर में। बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिटी आपके साथ में, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपके साथ कैरी ऑन करती है। विद इन द स्टेट आप जिस एरिया से या जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो आइडेंटिटी आपके साथ में कैरी ऑन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो पावर हैं वो यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेट हैं, कम्प्लीटली डिवाइडेड हैं। जैसे आप देखिए कि डिफेंस ऑफ द कंट्री का जो डिफेंस है, जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, ऐसे कुछ तरीके के जो टॉपिक हैं वो कम्प्लीटली सेंटर के पास में है। सेंटर वहाँ पे मोर पावरफुल है उन एरियाज़ में डील करने के लिए। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे एरिया जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लोकल एरिया पे जो ज़मीन का किस तरीके से उसको डील करना है, लोकल एरिया पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को किस तरीके से डील करना है, तो ये सब यहाँ पे स्टेट के पावर हैं। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से यहाँ पे कम्प्लीटली डिफाइन किया गया है सेपरेशन ऑफ पावर की कौन कौन से स्टेट की कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वैसे ही हमारे यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हमको देखने को मिलती है और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के द्वारा जो भी हमारे ऐसे इश्यू हैं
जो यहाँ पे बेसिकली जिनके द्वारा दूसरे के डोमेन के अंदर इंटरफेयर किया जाता है, या डोमेन के अंदर अगर किसी भी जुडिशरी के द्वारा एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेजिस्लेचर के डोमेन के अंदर अगर इंटरफेयर किया जा रहा है, तो एक दूसरे को यहाँ पे बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर होने की वजह से डोमेन के जो यहाँ पे डोमेन के अंदर अगर इंटरफेयर होता है तो वो जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। जुडिशरी के द्वारा वहाँ पे इन जो एरियाज़ हैं उनको यहाँ पे देखा जाता है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल जो यहाँ पे अगर फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट के बिहाइंड में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, और उसी फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे स्टेट्स के अंदर में जिस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है काफ़ी सारे स्टेट्स में, वो हमको देखने को मिलती है। तो उसका यहाँ पे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने या हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन सभी लोगों ने जो फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अवेयर थे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में, वो जानते थे उस सिस्टम से, वो अवेयर होने की वजह से इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो फेडरल जो 1935 एक्ट के थ्रू जो फेडरल स्ट्रक्चर डिफाइन की है उसी को हमने अडॉप्ट किया। तो भारत के अंदर अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे यूनियन की बात की गई है। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो कभी भी अपनी यूनियन से यहाँ पे अलग नहीं हो सकते, वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स को बेसिकली यहाँ पे जो बेसिकली आप देखिए कि हमारा कंट्री है और कंट्री को यहाँ पे सिंगल यूनिट्स के अंदर डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे सेंटर के पास पावर है कि वो इन दोनों स्टेट्स का थोड़ा थोड़ा एरिया लेके एक तीसरा स्टेट क्रिएट कर सकता है। तो ये सेंटर के पास पावर है। तो यहाँ पे हमारे जो अनरेस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ द रेस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स के रूप में जाना जाता है कि हमारा जो संघ है, हमारा जो यूनियन है, उसको कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, बट हमारे जो स्टेट्स हैं वो कभी भी यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बेसिकली अगर हम फेडरलिज्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे आर्टिकल 1 के अंदर डिफाइन किया गया है इंडिया डेट इज भारत। भारत क्योंकि इंडिया जो कि भारत के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दोनों नाम क्यों रखे गए, इसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि इंडियन जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने उस समय में जो नाम है उससे लिए डिबेट चली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उस डिबेट के अंदर में हमारे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इंडिया जो मॉडर्न नेम है वो हमको रखना चाहिए। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भारत हमारा मॉडर्न नेम है, भारत हम भरत की संतान हैं। भरत नाम के जो यहाँ पे एक बेसिकली हम बात करें कि एक कम्युनिटी रहा करती थी, भरत की संतानें जो रहा करती थी, उससे भारत बना। तो भारत बेसिकली हम भरत की संतान हैं तो वो नाम हमको रखना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जो फ्रेमर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि दोनों ही नामों को रखना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल एक इन्फ्लुएंस भी है और मॉडर्न नेम भी है। तो इंडिया डेट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, मीन्स द स्टेट्स से मिलके एक यूनियन बनता है। तो यहाँ पे स्टेट्स की जो संख्या है वो यहाँ पे डिवाइड भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। द स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ सेल बी ए स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया है इन सब के बारे में कि कौन सी टेरिटरी, उनके जो नेम्स हैं, हमारी जो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, इन सब के जो नेम्स हैं, या फ्यूचर के अंदर भी जो हम अक्वायर करेंगे उनके बारे में भी लिखा गया है इसके अंदर में कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई अक्वायर की जाती है तो उसको भी यहाँ पे उसका भी नाम यहाँ पे ऐड होगा, इंडिया डेट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बेसिकली हमारा फेडरलिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे जो सेपरेशन ऑफ पावर या जो डिफरेंट टाइप की जो लिस्ट हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। हमारा जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर इन लिस्ट को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट लिस्ट है सेंटर की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिनके ऊपर सभी कानून बना सकते हैं। सेंटर को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन पहले इसके अंदर नहीं हुआ करता था स्टूडेंट्स, बट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें ऐड किया गया। तो इन एजुकेशन का यहाँ पे ऐड होने की वजह से आप देखिए कि ना तो उसके ऊपर सेंटर उसके ऊपर कानून बनाता है, ना स्टेट्स के द्वारा उनके ऊपर प्रॉपर डील किया जाता है। तो इस वजह से एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखना एक काफ़ी बड़ा एक नुकसान भी है
पर उसके कुछ बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट ये हैं कि सेंटर के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी अडॉप्ट की गई है और स्टेट्स के द्वारा भी काफ़ी सारे एक्शंस लिए जाते हैं। कुछ रेजिडरी पावरें भी होती हैं। रेजिडरी पावर बेसिकली वो पावर हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया है तीनों लिस्ट के अंदर में, जिसमें साइबर सिक्योरिटी हैं, प्रेजेंट जो समय के साथ में जो नए नए डोमेन ऑफ एरिया यहाँ पे डेवलप होते हैं, तो उनके अंदर जो कम्प्लीटली जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। कंकरेंट लिस्ट के पास में आपको पता होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 5 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर में, तो उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वेट एंड मेजरमेंट्स है, जुडिशरी है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली। तो वो 5 जो सब्जेक्ट जो ऐड किए गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। स्टेट्स लिस्ट में बेसिकली स्टेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आता है कि फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने देखी कि कैसे जो टू मच सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से जो रशिया के अंदर ब्रेक हुआ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बेसिकली फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट किया है। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है स्टूडेंट्स? जो कनाडा नाम का जो कंट्री है, कनाडा से बेसिकली हमने विड्रॉ किया है इस कॉन्सेप्ट को। ये अगर आपने नहीं रीड किया है तो चैप्टर 3 है लक्ष्मीकांत का, उसके अंदर टेबल बनाई हुई है, उसके अंदर आप जाके रीड कीजिए। एनसीईआरटी के अंदर भी काफ़ी अच्छे से इसको बताया रखा है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ जाके आप रीड कीजिए कि कौन कौन से स्टेट्स से, कौन कौन से जो कंट्री हैं उन्होंने हमने उनसे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है उसे बोरो किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के समय में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने बेसिकली यहाँ पे जो कनाडा की जो गवर्नमेंट है वहाँ से बोरो किया है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे टू मच डाइवर्सिटी होने की वजह से और सोशल प्रॉब्लम्स होने की वजह से इंडिया ने इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट किया है कि टू मच डाइवर्सिटी होने के साथ ही सेंटर के द्वारा यहाँ पे एक स्पेशल जो पावर है वो डील की जाए, स्ट्रॉन्ग सेंटर के द्वारा इस तरीके की जो पावर है डील की जाए जो इंडिया को एज ए यूनियन बनाए रखने में हेल्प करें। चाहे आप देखें कि सिक्योरिटी की बात हो, सॉवरेनिटी की बात हो, फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नाइबर कंट्रीज से बात हो, तो इस तरीके का यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट किया है। बट इसके भी कुछ हमको यहाँ पे अगर हम बात करें कि कुछ जो कन्फ्लिक्ट हैं वो हमको देखने को मिलते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर जो हमने फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट में जो अडॉप्ट किया है उसके जो कन्फ्लिक्ट हैं वो हमको ये देखने को मिलते हैं कि वंस द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ स्टेट इज एक्सेप्टेड, तो क्वाइट नेचुरल होता है कि स्टेट को यहाँ पे जो ग्रेटर रोल है, पावर इन द गवर्नेंस है, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। बट यहाँ पे कंटिन्यू हमको देखने को मिलता है कि जो पावर शेयरिंग का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कंटिन्यू सेंटर के द्वारा एनक्रोच किया जाता है, सेंटर के द्वारा उन डोमेन्स के अंदर जो रूल फ्रेमिंग की जाती है। बेसिकली आप देखिए कि स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हमारे जो फार्म लॉ आए थे 2020 के अंदर में, उन किसान कानूनों के अंदर बेसिकली हमको देखने को मिलता है जो मार्केट है, किसानी से रिलेटेड जो मार्केट है वो बेसिकली डील किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एग्रीकल्चर एक स्टेट का सब्जेक्ट है, बट फिर भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस मार्केट एक पॉइंट को रखते हुए हमारे सभी जो स्टेट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर में उन्होंने कानून बनाए। तो इस तरीके से जो हमको कन्फ्लिक्ट है वो भी हमको देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट के मध्य में, जो यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार है या एनक्रोच किया जाता है जो स्टेट की जो डोमेन है उसके अंदर में। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके अंदर लीगल डिस्प्यूट्स हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। जुडिशरी यहाँ पे ऑटोनॉमी जो डिमांड की जाती है पॉलिटिकल नेचर में, या अगर हम बात करेंगे और भी काफ़ी सारे इश्यू हैं जिसमें आप गवर्नर का जो रोल है वो भी हमको यहाँ पे कन्फ्लिक्ट वाला दिखाई देता है काफ़ी सारी जगह स्टेट्स। और अगर हम बात करें सेंटर के कन्फ्लिक्ट में, अब आप ये देखिए कि जब सेंटर और स्टेट के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है, जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, तो उस समय में हमको देखने को मिलता है कि सेंटर और स्टेट के कन्फ्लिक्ट के समय में ये दोनों जो हैं यहाँ पे अप्रोच कहाँ पे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सेंटर और स्टेट के बीच में। अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है तो ये आर्टिकल 131 है जिसके अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 131 है
131 है, जिसके अंदर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है या स्टेट और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो वो लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें कि ऐसे क्या क्या कन्फ्लिक्ट हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में हैं, तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन यहाँ पे क्यों कन्फ्लिक्ट के अंदर होते हैं कि एक तो रेगुलरली यहाँ पे मीटिंग नहीं होती हैं। जैसे सरकारिया कमीशन जो क्रिएट हुआ 1989 के समय में, सरकारिया कमीशन ने एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, इंटर स्टेट काउंसिल। अब उस समय में इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा जो क्रिएट किया गया था इंटर स्टेट काउंसिल, उसके बिहाइंड में रीज़न ये था कि आप जब इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट करते हो तो आप साल में 2-3 बार मिल के बैठ के आप बात कीजिए। कोई भी आपके जो कन्फ्लिक्ट एरिया हैं, जो भी यहाँ पे नए इश्यूज वहाँ पे रेज हुए हैं, उनसे रिलेटेड आप बात कीजिए। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल, जो आर्टिकल 263 के थ्रू यहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर हमको देखने को मिलता है कि डिसफंक्शनल है, उसकी जो मीटिंग है वो काफ़ी इरेगुलर होती हैं। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के थ्रू 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। उसके बाद में पुंछी कमीशन आया 2007 के समय में। पुंछी कमीशन के द्वारा भी वही बातें कही गई कि आप सेंटर और स्टेट के बीच में अगर रिलेशंस को अच्छा करना है तो आप रेगुलरली यहाँ पे मीटिंग कीजिए। पर डिसफंक्शनलिटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल कंटिन्यू एक सबसे बड़ा इश्यू है। सेकंड, यहाँ पे डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी से रिलेटेड डिमांड है वो कंटिन्यू इंक्रीज है। हमारे स्टेट्स के द्वारा, काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा स्पेशल स्टेटस, जो गाडगिल फार्मूला था, गाडगिल फार्मूला 1969 के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। 1969 के उस गाडगिल फार्मूला के थ्रू कहा गया था कुछ स्टेट्स को यहाँ पे स्पेशल पावर दी जाए। या अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उसके अंदर बेसिकली जो फंडिंग से रिलेटेड भी जो पावर है कुछ स्पेशल स्टेट्स को, उस स्पेशल स्टेट्स को जो पावर दी गई है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पे स्पेशल पावर दी गई है, और हिली स्टेट जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल है, ये भी एक सबसे बड़ा इश्यू है। आप देखिए कि जो गवर्नर का रोल है, सॉरी स्टूडेंट, तो गवर्नर का जो रोल है वो भी एक सबसे बड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग किस तरीके से है, आप देखिए कि कन्फ्लिक्टिंग ये है कि गवर्नर के द्वारा यहाँ कंटिन्यू जो स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट बिल पास किए जाते हैं, वो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा यहाँ पे सीधा कंसर्न के लिए भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना असेंट दे या ना दे, ये प्रेसिडेंट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। तो एक तो यहाँ पे गवर्नर का जो रोल है वो डिफाइन होता है। सेकंड, गवर्नर के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू एजेंट के रूप में काम किया जाता है, एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 या 365 के थ्रू यहाँ डिफाइन किया गया है जो प्रेसिडेंट रूल को। तो प्रेसिडेंट रूल भी यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू है, जिसके अंदर आप 2015 के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर जो हुआ वो आप इंसिडेंट देख सकते हो। 2015 के उत्तराखंड केस के अंदर हमको देखने को मिला कि कैसे वहाँ पे वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज कर दिया गया बिना फ्लोर टेस्ट किए हुए असेंबली का। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बेसिकली इम्पोज किया गया। तो वो बेसिकली उसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे काफ़ी सारे जजमेंट्स डिलीवर किए कि गवर्नर का जो रोल है कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, गवर्नर की जो पोजीशन है, क्योंकि गवर्नर कंटिन्यू एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो एलजीज का यहाँ रोल है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं हमारे जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर, बेसिकली दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, यहाँ पे उनका जो रोल है वो तो और भी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स।
हर एक स्टेट के अंदर में यहाँ पे डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स की जो डिमांड है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है कि जैसे ही तेलंगाना को क्रिएट किया गया 2014 में, जो अंडर डेवलप रीजन की वजह से कंटिन्यू डिमांड वहाँ पे इंक्रीज हुई, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए और कांग्रेस ने फिर उस तरीके से जो तेलंगाना है उसको क्रिएट किया। तो ऐसे हरित प्रदेश है और भी काफ़ी सारे जो स्टेट्स की डिमांड है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो काफ़ी सारी जगह तो ऐसी भी डिमांड है कि हमें अलग से हमारा कंट्री क्रिएट करना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर बेसिकली वहाँ पे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जिनके द्वारा खुद का एक ऑटोनोमस स्टेट, या अगर हम बात करें कि अपना खुद का एक कंट्री क्रिएट करने की डिमांड की जाती हैं। तो ये भी एक कंटिन्यू हमारे यहाँ पे एक कन्फ्लिक्टिंग जोन है फेडरलिज्म का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट। इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट में हमको आसाम का जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट दिखाई दिया, आसाम और जो दूसरा स्टेट है उसके बीच में जो यहाँ पे बाउंड्री का जो डिस्प्यूट दिखाई दिया, उसके बाद में कंटिन्यू बाउंड्री का इशू एक न्यूज़ के अंदर में है, इंटर स्टेट बाउंड्री, जिसके अंदर अगर हम प्रेजेंटली बात करें महाराष्ट्र और तेलंगाना का, महाराष्ट्र और जो कर्नाटका है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो बेलगाम को रिलेटेड, बेलगाम बेलागावी वाला जो रीजन है उसको लेकर जो इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट है, और ये कन्फ्लिक्ट इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं कि आपस में एक स्टेट की जो पुलिस है वो दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ में यहाँ कंटिन्यू फायरिंग के इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं ये कंटिन्यू हमारे फेडरलिज्म के लिए एक चिंता के विषय हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक स्पेशल टॉपिक और निकल के आता है कि स्पेशल पावर। स्टूडेंट्स आर्टिकल 370 के थ्रू हमारे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर हुआ करती थी, बट हमारे कंट्री का एक सिद्धांत है कि इस कंट्री के अंदर एक निशान होना चाहिए, एक निशान एक संविधान होना चाहिए, एक निशान एक संविधान और एक ही प्रधान होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए मीन्स वन फ्लैग होना चाहिए कंट्री का, वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो स्पेशल प्रोविज़न है जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370, उसको यहाँ पे रिमूव किया गया। आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता था, स्पेशल प्रोविज़न होते थे, वहाँ पे अल्टर नहीं किए जा सकते वहाँ पे, और वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई भी लॉ वहाँ अप्लाई होगा तो वहाँ की बेसिकली असेंबली की जो रिकमेंडेशन ज़रूरी थी। उसके बाद में आर्टिकल 370 को रिमूव करने के साथ ही यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेसिकली 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की गई। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर अलग से यूनियन टेरिटरी है। अगर हम इसके अलावा बात करें, हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनको कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं, जो आर्टिकल 371 के अंदर उनको डिफ़ाइन किया गया है। आर्टिकल 371 के अंदर उनको डिफ़ाइन किया गया है कि आर्टिकल 371 में जैसे बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद में 371F के अंदर जो सिक्किम है, 371 जो हमारा D&E है उसके अंदर आंध्र प्रदेश को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में डिफ़ाइन है, कर्नाटका है, गोवा है, ऐसे हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनको बेसिकली स्पेशल पावर वहाँ पे दी गई है। तो उनके बारे में 371 के अंदर डील किया गया है। अब ये नॉर्मल स्टेट्स और जो स्पेशल पावर वाले जो स्टेट्स हैं, जिसमें जो कुछ स्पेशल स्टेटस भी दिया जाता है हमारे यहाँ पे फंडिंग के पैटर्न पे। स्पेशल स्टेटस बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, एक गार्डगिल फॉर्मूला है जिसके अंदर फंडिंग से रिलेटेड है, और ये मैक्सिमम हमको सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीम होती हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए कि नॉर्मल यूनियन टेरिटरी अगर कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है तो यूनियन टेरिटरी का जो 100% मनी है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा कैरी किया जाएगा। अगर कोई नॉर्मल स्टेट है तो वहाँ पे 60-40 का फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा स्टेट है जिसमें स्पेशल स्टेटस है उसको पावर दी गई है, तो उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो फंडिंग का जो फॉर्मूला है वो 90-10 का अडॉप्ट किया जाएगा। 90-10 मीन्स द 90 यहाँ पे सेंटर के द्वारा कैरी किया जाएगा और 10% स्टेट के द्वारा। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविज़न जो स्पेशल स्टेटस के अंदर हमको देखने को मिलता है। बाकी स्पेशल प्रोविज़न जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया था उसको रिमूव कर दिया गया है, ये सब हमने देखा। स्टूडेंट्स इन सब कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी फेडरलिज्म बेसिकली एक रेनबो की तरह वर्क करता है। यहाँ पे जो सभी जो कलर हैं, जितने भी ये कन्फ्लिक्ट हैं, ये साथ ही रहते हैं और सभी साथ मिलके ही एक रेनबो क्रिएट करते हैं। तो फेडरलिज्म बेसिकली एक रेनबो है। रेनबो में ये आपको जिस तरीके से जो हमारे सभी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट होते हैं, सेंटर स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा,
उन सब के लिए वो जुडिशरी में अप्रोच करते हैं। बट इन सब कन्फ्लिक्ट होने के साथ भी हमें एज ए यूनियन के रूप में, क्योंकि इंडिया डेट इज भारत इज़ द यूनियन ऑफ द स्टेट, जो हमारे आर्टिकल 1 के सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है, तो वो यूनियन हम जब ही क्रिएट होते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी को जब हम कैरी ऑन करते हैं एज ए यूनियन के रूप में। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा फेडरलिज्म के बारे में चैप्टर था। फेडरलिज्म के बारे में हमने यहाँ पे देखा, इन सब पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमारी जो अगर हम बात करें जो सिविल सर्विस है, जिसको स्टील फ्रेमवर्क बोला गया है, तो सिविल सर्विस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री को यूनाइट रखने में। जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो जिसके हम पार्ट होने वाले हैं, आप स्टूडेंट्स रीड कर रहे हो जिसके लिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप दूसरे स्टेट से होते हो और सपोज कीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और आपको कैडर मिलता है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सर्व करोगे तो एज ए न्यूट्रल पर्सन आप सर्व करोगे वहाँ पे। तो इस तरीके के जो 2:1 जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है कैडर एलोकेशन में, तो ये काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे कंट्री को यूनाइट रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो अच्छे पावर के ऊपर जो सिविल सर्वेंट पहुंचेंगे, वो वहां पे न्यूट्रल वे में डिसीजंस ले सकें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था इस चैप्टर का, फेडरलिज्म का। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे आपसे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।